अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश में परीक्षा एक मजाक बन चुकी है और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब एक न्यू नॉर्मल हो गया है। परीक्षा में पेपर लीक, अनियमितता, गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, परीक्षाएं कंप्रोमाइज्ड होना, अब इस देश में ऐसा लगता है कि अब ये एक सामान्य खबर हो गई। लेकिन लाखों छात्रों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं वो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो इस देश के साथ धोखा कर रहे हैं। इस देश को बनाने वाली आगे आने वाली पीढ़ी के साथ वो जो कर रहे हैं, भविष्य उनको कभी माफ नहीं करेगा। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि एक भी परीक्षा का शुचितापूर्ण तरीके से न होना ये प्रमाणित करता है कि परीक्षाओं में किस कदर से धांधली है और पूरी व्यवस्था को मजाक बना दिया गया। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, सीबीएसई के पेपर तक में गड़बड़ियाँ, ये बात अचरज में डालती है, हैरान करती है और एक नागरिक के तौर पर हम सबको बेहद परेशान करती है। अभी तक तो आपने सुना कि नीट के पेपर में भ्रष्टाचार हुआ, नीट के पेपर लीक हुए, बड़े पैमाने पर धांधली हुई, चोरी और बेईमानी की गई और नीट कोई पहली बार नहीं कई बार हुई। उसके बाद आपने सुना होगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के 3 दिन पहले हुई परीक्षाओं का क्या हश्र हुआ। कंप्यूटर हैं 500, बुला लिए हो 2000, सारी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। और अब जो सबसे परेशान करने वाली बात है, नौकरी तो छोड़ दीजिए, अब तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी अब सुरक्षित नहीं रह गई हैं। सीबीएसई का 12वीं का परिणाम जब से जारी हुआ है, आपको जानकर हैरानी होगी कि अधिकांश बच्चों की कॉपियां ही नहीं जांची गई हैं, आधी अधूरी छोड़ दी गई हैं, उनको नंबर कम दिए गए हैं, 10-10, 12-12 सवाल जांचे ही नहीं गए हैं, आंसर शीट किसी की, नंबर किसी को मिला और वेबसाइट पर परिणाम किसी और के नाम का है। और यह 10, 20, 50 के साथ होता तो समझ में आने वाली बात होती। आपको जानकर अचरज होगा कि 12 लाख स्टूडेंट सीबीएसई में बैठे हैं जिनके परिणाम आए हैं और उनमें से 25-30% ने अपनी आंसर शीट देखने के लिए दोबारा से अपील दाखिल की है, पैसे जमा किए हैं। और जिनके परिणाम या जिसकी आंसर शीट मिली है वो और ज़्यादा कष्टदायी बात है। मान लीजिए कि स्टूडेंट का नाम है ए, तो ए ने जो जवाब लिखा वो अपलोड ही नहीं है, वो किसी और का अपलोड है उसके नाम पर, और उसमें भी 10-10, 12-12 प्रश्न जांचे ही नहीं गए हैं। ये जब आंसर शीट मिली तब जाके पता चला लोगों को। और लाखों छात्रों के साथ ऐसा किया गया, पूरी की पूरी परीक्षा को ही बर्बाद और नष्ट कर दिया गया। इन दिनों देश का शिक्षा विभाग नष्ट और भ्रष्ट हो चुका है। और कारण मैं पहले भी बताया, जब तक जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी तब तक इस तरह का भ्रष्टाचार रोकना, पेपर लीक होना, लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, यह निरंतर जारी रहेगा, इस कभी नहीं रुकेगा। पिछले 10 से 15 दिनों के भीतर आपने देख लिया कितने बड़े बड़े कांड हुए, नीट से लेकर एसएससी होते हुए, और इस पर कुछ और भी परीक्षाओं के पेपर लीक हैं, लेकिन उनको सरकार स्वीकारती नहीं है। बहनों भाइयों, ये अब एक न्यू नॉर्मल हो गया है। लेकिन इन लाखों छात्रों के साथ, इनके भविष्य के साथ धोखा देने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं। ये लालची, बेईमान, 2 नंबरी लोग हमारे आपके बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का नंगा और नीचतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं कि हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि बच्चे किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। दिन रात आंखें फोड़कर वो पढ़ते हैं। गरीबी, धनाभाव, परेशानी, लाखों रुपए की फीस भरकर बच्चे किसी तरह अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके जिंदगी में अंधकार में उन्हें धकेला जा रहा है। नौकरी में परीक्षा शुचितापूर्ण तरीके होना बात तो भूल जाइए, अब तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी नहीं बची। बहनों भाइयों, उसका कारण है लालच, बेईमानी और भ्रष्टाचार और पैसे कमाने की अंधी दौड़। और उस पर भी खास बात कि सिस्टम को सब पता है पर चुप्पी है सब में,
क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे तक कंप्रोमाइज्ड है। अब मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि ये अचानक से ये 5-7 साल के भीतर 10 साल में ये इतना ज़्यादा पेपर लीक कैसे होने लगा? इसका पीछे कोई कारण होना चाहिए। कारण है आउटसोर्सिंग। सरकार के शिक्षा विभाग प्राइवेट एजुकेशन माफियाओं के कब्जे में है, और ये बात मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं। शिक्षा विभाग में परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनियों पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो ये अधिकांश कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हैं। परीक्षा में पेपर चोरी कराने की, पेपर लीक कराने की, नौकरी की परीक्षाओं में गड़बड़ी करने की, परीक्षा में परिणाम बेचने की, और पहले पेपर बेचने की, फिर आंकड़े में गड़बड़ी करने की, और अब आंसर शीट किसी की, मार्क्स किसी की, वेबसाइट पर नाम किसी और स्टूडेंट का। ये सब का कारण है आउटसोर्सिंग। देश के अधिकांश राज्यों में और भारत सरकार में तो आउटसोर्सिंग का बोलबाला है। अब जैसे सीबीएसई में जिस कंपनी को दिया गया काम, वो एक भ्रष्ट कंपनी है, एक बेईमान 2 नंबरी कंपनी है। कई राज्यों में वो प्रतिबंधित है, लेकिन सीबीएसई का टेंडर उसने नाम बदलकर प्राप्त कर लिया। सोचिए, और वो भी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के तहत पा लिया। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां, चाहे नीट में इन्वॉल्व हों, एसएससी में इन्वॉल्व हों, या और दूसरी कंपनियों में, उत्तर प्रदेश में तो 40 से ज़्यादा पेपर लीक हुए। अधिकांश कंपनियां आपको या तो दागी मिलेंगी, ब्लैक लिस्टेड मिलेंगी, और जिसमें से 10-12 कंपनियां तो अकेले गुजरात की हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। वरना सीबीएसई में इतनी बड़ी गड़बड़ी करने के बाद भी ये कंपनी बची हुई है। तो सबसे पहले अगर परीक्षा को बचाना है, नौकरियों में शुचिता और पारदर्शिता लानी है, ईमानदारी लानी है, मेरिट के आधार पर काम करना है, आउटसोर्सिंग को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। जब तक ये प्राइवेट प्लेयर शिक्षा के विभाग के भीतर जुड़े रहेंगे, नौकरी की परीक्षाओं में शामिल किए जाएंगे, इस देश में कोई भी परीक्षा शुचितापूर्ण तरीके से नहीं हो सकती। मैं उदाहरण देता हूं, सब परीक्षाएं लीक होती हैं, यूपीएससी की क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी भी यूपीएससी सारी परीक्षा का आयोजन स्वयं करता है। उसके किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और एग्जामिनेशन आयोजित करने तक कोई भी प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी शामिल नहीं है। बस वही जगह बची है, बाकी सारी परीक्षाएं प्राइवेट कंपनियों के हवाले हैं। मुखौटा सरकारी है, काम सब प्राइवेट है। तो प्राइवेट लोग जब कंपटीशन के आधार पर टेंडर लेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, रिश्वत खिलाएंगे, पैसे खाएंगे, कमीशन खाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो आपकी परीक्षा, आपका पेपर और आपकी मेरिट गई तेल लेने। सब कुछ मुनाफे और पैसे पर निर्भर है। सबसे पहले तो सीबीएसई के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई को एफआईआर करनी चाहिए। सीबीएसई के डायरेक्टर को और इनके खिलाफ एफआईआर होकर कार्रवाई होनी चाहिए। उस प्राइवेट कंपनियों पर भी अब तक छापे पड़ने चाहिए थे, अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। देश को ये पता चलना चाहिए कि शिक्षा विभाग अब सरकार के नहीं, शिक्षा माफियाओं के कब्जे में है। वो जिसको चाहते हैं उसको नंबर मिलते हैं, वो जिसको चाहते हैं नौकरी मिलती है, पूरा सिस्टम उनके कंट्रोल में है। इसलिए बात नौकरियों से बढ़ते बढ़ते अब छोटे छोटे बच्चों के भविष्य तक आ गई है। सीबीएसई में भ्रष्टाचार कल्पना से परे है। ये निंदनीय है, ये अपराध है, ये गद्दारी है, ये देशद्रोह है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। Why and by whom was COEMPT given the CBSE contract? Second, which procedures were circumvented to give COEMPT this contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? And why were no background checks done? अभी नीट का पेपर आउट हुआ, पहली बार सरकार में नहीं हुआ है। अब की बात चौथी बार एग्जाम का पेपर आउट हुआ है। 22 लाख बच्चों को एग्जाम देना था, भविष्य से खेलना जैसे इनका सगल बन गया। इन लोगों ने टास्क फोर्स बनाई थी इसके एग्जाम की रक्षा करने के लिए, वो सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उसके अधिकारी इन्वॉल्व हैं। उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं होती हैं, अगर कहीं से कोई लीक हुआ तो उस पर योगी की सरकार का क्या फैसला रहता है? अगर दिल्ली में नीट पे हुआ, तुरंत उसको चुनाव को, परीक्षा को निरस्त किया गया। दोबारा एकदम
निष्पक्ष ईमानदारी से कराने के लिए हमारा शिक्षा मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान कटिबद्ध हैं। बहनों भाइयों, जिन पर गुजरती नहीं है ना, उन्हें किसी की तकलीफ दर्द का एहसास नहीं होता। जैसे जो लोग 24 घंटे बिजली पा रहे हैं ना, उनको बिजली जाने का दर्द नहीं पता। उसी तरह जो जिनके परिवार के जो बड़े बड़े नेता अधिकारी हैं, इनके बच्चे उस तकलीफ से नहीं गुजरे, इसलिए इनकी बोली भाषा बिल्कुल अलग है। ये आपके दर्द में आपके दर्द को कम नहीं करना चाहते, ये आपके दर्द को गुमराह करना चाहते हैं। तो आज की डिबेट में रत्नाकर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अभय प्रताप सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री हैं। फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर रविकांत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अनुराग वर्मा जी बहुत ही जाने माने पत्रकार दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत। रत्नाकर जी, कोई एक ऐसी परीक्षा है जो सुचितापूर्ण तरीके से कराई गई हो? अभी तक तो नौकरियों में ये सब गड़बड़ियाँ होती थी, हम लोग खुली आंखों से देखते थे। अब 12वीं के बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अब आपसे क्या अपेक्षा लोग करें? जी देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से पेपर लीक जो है यह बहुत ही चिंता का विषय है और सरकार बिल्कुल संजीदा है इसको लेकर के। और हम जवाबदेह भी हैं उन छात्रों के प्रति और उन अभिभावकों के प्रति कि इस तरह का जो कृत्य हो रहा है। निश्चित रूप से आपने देखा कि उसके लिए हमारी सरकार ने एक स्टेप आगे बढ़कर के जैसे ही पता चला कि इस तरह की अनियमितता पाई जा रही है, तुरंत जो है जांच कमेटी की बिठाई गई और सीबीआई को जो है वो सौंपा गया। नीट की परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं। और तमाम गिरफ्तारियां भी हुई और जो लोग बनाने वाले, छापने वाले, आयोजन करने वाले, उनसे भी पूछताछ किया गया। तमाम तरह के लोग जो उसमें इन्वॉल्व, जिनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनको भी गिरफ्तार किया गया, पता चला है। निश्चित रूप से सरकार जो है तह तक पहुंच करके उसकी छानबीन करके और वो जो लूप होल्स एरिया हैं उनको जो है फिलअप करने का काम करेगी। आपने धर्मेंद्र प्रधान जी की बात भी सुना कि अभी जो है नीट की परीक्षाएं जितने भी होंगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ना कि पेपर जो है वो प्रिंट होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप जो है वो लिया जा रहा है। और मैं 2004 नीट यूजी की परीक्षा 2024 की भी बात कर लूं, उस समय जब पूरी कर लूं, उस समय जब ये पेपर लीक हुआ था, उस समय हम लोगों ने एक स्टेप आगे बढ़ करके एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई थी एस राधाकृष्णन के अध्यक्षता में। और उन्होंने 101 सिफारिशें जो है हमको बताई और मैक्सिमम सिफारिशें जो हमने लागू किया। और उसमें अभी आप जो आप अभी कह रहे थे कि आउटसोर्सिंग की बात, उसमें वो भी बात पाई गई थी। निश्चित रूप से ये सारी चीजें जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो लागू रत्नाकर भाई, क्या कभी आप लोगों की अंतरात्मा कचोटती है कि काम करेंगे? आप लोगों की अंतरात्मा कभी कचोटती है कि आप किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं जहां छोटे छोटे बच्चों के एग्जामिनेशन तक सुरक्षित नहीं है? और अभी जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, लाखों छात्र जो सीबीएसई के, उनका भविष्य खराब कर दिया गया और आपके पास बताने को एक भी एक्शन नहीं कि आपने क्या किया। कम से कम उनका दर्द तो बांटते। ब्रजेश जी देखिए, जहां तक मैंने कहा अभी कि अगर जब नीट की भी परीक्षा जब लीक हुई थी तो उस समय जब भी हमारे पास शिकायत आई, तुरंत तो तत्काल प्रभाव से परीक्षा को रद्द कर दिया गया और उसकी जांच कराई गई और सीबीआई की जांच कराई गई। तो ये अपने आप में दर्शाता है। और सारे चीजों को लेकर के एक जो डिस्कशन हुआ उसमें ये बात सामने आई कि हम अब इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार संजीदा है इसको एक स्टेप आगे फॉरवर्ड लेकर के चलने की, कि इस तरह की जो चूक जो होती है वो चूक ना हो। और चूक देखिए, ये और एक चीज कहना चाहूंगा। अभी ब्रजेश जी आप जो कह रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि 5-7 सालों में ये बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन 1-2 सेकंड दीजिएगा, मैं गिना देता हूं कि कितना परीक्षाएं लीक हुई है 2004 से लेकर 2014। अपनी जवाबदेही पहले सुनिश्चित कर लीजिए, फिर दूसरों पर इल्जाम डालिएगा। 12 साल से आप केंद्र की सत्ता में बैठे हुए हैं और अभी भी आप रोना रो रहे हैं उधर का। एक परीक्षा आपसे कराई नहीं जाती है, 12वीं के लाखों छात्रों का भविष्य खराब हो गया। बजाय जवाबदेही तय करने के, बजाय क्षमा याचना के, आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा कर रही है। कांग्रेस को इसीलिए जनता ने बाहर किया और आप मिठाई पर उतर आए हैं। आप किसी की तकलीफ को बांटना नहीं चाहते हैं। मैं जान रहा था, आप क्या जानोगे सर? जैसे ही मैं ये बात उठाऊंगा, आप मिठाई पर आमादा हो। मैं ये बताऊंगा, सुनिए,
जैसे ही मैं यह बात उठाऊंगा आप मुझे आईना दिखाने की कोशिश करेंगे। फिर भी तो नहीं देख पा रहे हो ब्रिजेश दोस्त। जी, हाँ ब्रिजेश जी मेरी बात पूरी हो जाए। आप सर रुक जाओ, अब थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज। आप डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाने दो, अब और लोगों को भी बोलना है। आप थोड़ा सा सब्र करो, सेकंड राउंड में आप बोल लेना। मैं 10 सेकंड लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड। दिया, तो कहा उसके लिए चलिए दिया जी। देखिए आप भी जानते हैं कि सिस्टम के अंदर जब लोगों जो इसको जिम्मेदारी दी जाती है, जो पेपर बनाने वाले होते हैं, छापने वाले होते हैं, आयोजन करने वाले होते हैं, उनके ही नियत में जब खोट हो जाती है तो इस तरह के वाकयात देखने को मिलते हैं। और ये 5-7 साल में नहीं, ये बहुत अरसों से ये चला आ रहा है। निश्चित रूप से सरकार को उन सारे बिंदुओं को पॉइंट आउट करना है। थैंक यू, उसको लूप होल धन्यवाद। फखरुल हसन चांद मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चांद साहब, अब तो मतलब नौकरी तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे बच्चों की परीक्षाएं भी नहीं बची, मतलब ना ये पास होंगे और ना ये नौकरी मांगने लायक बचेंगे। देखिए ब्रिजेश जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए संभव ही नहीं हो पा रही है। और आप हम सब लोग ये जानते हैं कि छात्र परेशान हैं। लखीमपुर खीरी से इस नीट परीक्षा के बाद पता चला कि एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। ये सब दुखद है। शायद भारतीय जनता पार्टी वाले ये खबरें पढ़ते नहीं हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो सवाल इस बात का है कि आपसे संभल क्या रहा है। हम लोग तो बार बार कहते हैं आपसे न विदेश नीति संभल रही है, ना आप रोजगार दे पा रहे हैं, ना आप महंगाई को कंट्रोल कर पा रहे हैं। क्योंकि आपका सारा ध्यान किस बात पे? आपका सारा ध्यान इस बात पे कि सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका वोट वहीं से मिलना है। छात्र आपको वोट कैसे दें? आप सोचते होंगे कि बेरोजगार नौजवान इनसे वोट क्या मांगेंगे। हम जब चुनाव के समय आएगा तो हम इसी मुद्दे को धार दे देंगे कि सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठा देंगे और सब नौजवानों को उलझा देंगे। तो इस देश का नौजवान वो उलझने वाला नहीं है। एक परीक्षा हो लीक हो जाए, 2 परीक्षाओं लीक हो जाए, 3 परीक्षाओं लीक हो जाए, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, भाई आपसे तो कोई परीक्षा नहीं हो रही। यहाँ तक कि आपसे अब बच्चों की भी परीक्षाएं नहीं करा पा रही कि अब आप उनको भी बिना लीक हुए करा पाए। ये क्यों लीकेज हो रहा है? ये गलती से हो रहा है, बाय मिस्टेक, या करप्शन है इसमें? नहीं, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। ये कह देना कि अभी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं जो उसको बनाते हैं, जो देखते हैं, और जो मंत्री हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो कुछ नहीं करते हैं। वो बैठे हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी जो कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं वो कुछ नहीं करते हैं। करता कौन है? सिर्फ जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जो पेपर जिन पे कराने की जिम्मेदारी है। मंत्री जी क्या करते हैं? मंत्री जी की क्या जिम्मेदारी? अरे कुर्सी पे फेविकॉल की तरह क्यों चिपके बैठे हुए? अरे छोड़ दे, नहीं चला पा रहे हैं। अगर एक पेपर, एक नीट की परीक्षा लीक हो तो पता चले दूसरी भी लीक हो गई। आपने एनटीए का स्थापना की थी 2017 में, इसीलिए तो की थी। आपने कहा था कि पारदर्शी परीक्षाएं कराएंगे। इससे पहले सरकारों में पारदर्शी परीक्षाएं नहीं होती थी। ये पारदर्शिता है कि 2 बार नीट का पेपर लीक हो गया और आप फेविकॉल की तरह कुर्सी पे चिपके बैठे में किसी दूसरे राज्य के 10 सेकंड लूंगा, दूसरे राज्य में आप प्रभारी बना दिए जाते हैं, वहां से लौट के आते हैं, मालाएं पहनते हैं, लेकिन नीट के पेपर पे आप इस्तीफा नहीं देते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रोफेसर रविकांत जी को आमंत्रित करता हूँ। रविकांत जी, शुक्रिया आपका। तो ये बताइए, ये सीबीएसई का पेपर कैसे लीक हुआ, या सीबीएसई के पेपर में गड़बड़ी कैसे हुई? मैंने कई देखे आज सोशल मीडिया पे बच्चों के कि उनके 10-10, 12-12 आंसर जांचे ही नहीं गए। दूसरा, एक बच्ची ने तो ये कंप्लेन की, ये तो मेरा पेपर ही नहीं है, मेरी तो आंसर सीट ही नहीं है जिस पर मुझे नंबर दिए गए, ना मेरी हैंड राइटिंग है, लेकिन उसमें गलत तरीके से उसमें बच्ची को नंबर दे दिए गए। और ऐसा 1-2 होते तो समझ में आता। हर चौथा छात्र को यही शिकायत है और सबने रीअपील की है भाई। तो ये कितना बड़ा फेल्योर है ये? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। दूसरा ये कि आज नेहरू जी की पुण्यतिथि है, वो कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे। आज जो प्रधानमंत्री हैं उनकी डिग्री ढूंढे नहीं मिल रही है। एंटर पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने पीजी किया है। तो जैसे लोग सत्ता में होंगे, जैसे सरकार में होंगे, वैसे ही सिस्टम काम करेगा। आप और हम अगर यहाँ बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? क्योंकि पढ़ लिख करके आए हैं, थोड़ी समझदारी हासिल की है। थोड़ा सा आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको करेक्ट करा के वापस आपके पास आऊँगा, कृपया थोड़ा इंतजार करें। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, मेरे से तब तक ठीक करके लौटते हैं। मैं अभय प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, राष्ट्रीय मंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। अभय जी, आपका स्वागत। तो आप लोग तो विद्यार्थियों की ही इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं,
पर अफसोस की बात है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग कंबल ओढ़कर सो रहे हैं इस गर्मी में और आपको छात्रों के साथ हुई इस भयानक अनियमितता की कोई चिंता नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिस भी दिन नीट का पेपर लीक हुआ, पहले दिन ही कहा कि यह अक्षम्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उसी दिन मांग की कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से कराई जाए और जो भी दोषी व्यक्ति हो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के लिए इसी नारे को लेकर चलता है, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। और इस पे लेकर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज एबीवीपी के साथ नहीं है। आज हम लोग यहाँ भुवनेश्वर में एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है, इसमें हम दिन भर यही मंथन कर रहे हैं कि आने वाले समय में विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार का ठगा, एक तरह से मैं कहूंगा जो जिस तरह ठगा गया विद्यार्थियों को, ऐसी स्थिति उनके साथ ना आए। लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो दोषी उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी मुझसे पूर्व जितने भी वक्ता बोल रहे थे, मुझे थोड़ा देख के आश्चर्य हुआ कि इतने संवेदनशील विषय पर जिसमें देश का भविष्य एक तरह से प्रभावित हो रहा है, लाखों विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं, हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा कर रहे हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि क्यों जो चोर हैं, जो पेपर लीक कर रहे हैं, जो इस प्रकार की अनियमितताएं कर रहे हैं, ऐसे जो चोर हैं, मैं उनको सीधा चोर कहूंगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कोई भी हो, ऐसे चोर कैसे 1 कदम 4 कदम आगे चल के वो ऐसा कर रहे हैं, वो हमें आज सोचने की आवश्यकता है। हमें सोचने की नहीं, अभय जी, अगर आप जवाबदेही सुनिश्चित कर दें, अगर जवाबदेही, अगर मैं गलत करूं और मुझे उसका पनिशमेंट मिल जाए और शीर्ष स्तर तक मिल जाए तो अभी का अभी सोल्यूशन आ जाएगा। इस सरकार में एक जो सबसे खास बात क्या है, जवाबदेही सुनिश्चित नहीं है किसी की। बिल्कुल। और मैं आपकी बात से, आपने जो शुरुआत में बात कही, ये पूरा जो सिस्टम आउटसोर्सिंग वाला सिस्टम है, इस पे पूरी जो भारत की अभी शिक्षा व्यवस्था, जो इससे कहीं ना कहीं जो नए सुधार आए, एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक अभूतपूर्व सुधार आया, भारत केंद्रित शिक्षा नीति बनी, लेकिन उसका बंटाधार लगाने का काम जो अधिकारी हैं और ये जो आउटसोर्सिंग के जो तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही है, कर रही हैं, और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी भाई चुना आपको है ना, हमने आउटसोर्सिंग कंपनी अधिकारियों को नहीं चुना, हमने इलेक्ट आपको किया, वोट आपको दिया है, तो आपसे ये अपेक्षा है कि आप सरकार ठीक से चलाएंगे और आपकी जवाबदेही है। आपने एक भी कोई कार्रवाई ऐसी की हो और मुझे बता दीजिए कि विद्यार्थी परिषद ने कोई आंदोलन किया हो कि सीबीएसई के लाखों छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया और आप लोग के मुंह से 1-2 शब्द नहीं फूटे? नहीं, नीट और सीबीएसई दोनों ही विषय पर हम लोग का मत स्पष्ट है कि विद्यार्थियों के साथ जो भी अनियमितताएं हुई है उसकी जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की जाए आने वाले दिन में। और नीट के विषय को भी लेकर हम लोगों ने पहले दिन से देश भर में आंदोलन किया, वाराणसी में आंदोलन हुआ, दिल्ली में आंदोलन हुआ, लखनऊ में। तो मुझे बताइए कि नीट और सीबीएसई पे आपने कौन से आंदोलन का ऐलान किया है? आपकी आवाज थोड़ी, हाँ, इस वक्त आवाज थोड़ी डाउन भी हो जाती। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नीट और सीबीएसई पर आपने कौन से आंदोलन का ऐलान किया? बिल्कुल, पहले दिन से, जिस दिन इसकी खबर आई कि नीट का पेपर लीक हुआ है, विद्यार्थी परिषद ने एनटीए का घेराव, अगले ही दिन दिल्ली में एनटीए का घेराव किया। उसके अलावा लखनऊ में, वाराणसी में, देश भर के सभी केंद्रों पर, कानपुर में, चाहे वो हैदराबाद हो। सीबीएसई पर आपका क्या स्टैंड है कि इस पे किसकी जवाबदेही तय हो? बिल्कुल, आने वाले दिन में हम लोग इसको लेकर अभी और अपनी आगे की रणनीति बना रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से, केंद्रीय मंत्री मिल के हम लोग उनके सामने ये सभी चीजें रखेंगे और ये जो भी इसको लेकर, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जवाबदेही कोई है देश के प्रति या वो जवाबों से ऊपर है? बिल्कुल है, और वो जवाबदेही देश के विद्यार्थी तय करेंगे। तो क्या आप वो चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे दें? एबीवीपी तय करेगी। क्या एबीवीपी चाहता है कि वो इस्तीफा दे दे? एबीवीपी चाहती है कि ये जो समस्याएं हैं इनका समाधान हो और इस पर तुच्छ राजनीति ना हो। एबीवीपी चाहती है जो पेपर लीक की घटना है वो ना हो। राधाकृष्णन कमिटी की जो एक, तो आप चाहते हैं कि विपक्ष अपना मुंह बंद कर ले और सब अन्याय को देखता रहे और अगर कुछ बोले तो वो तुच्छ राजनीति है? वो 100% उनकी रिकमेंडेशंस उसको लागू किया जाए। विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है, बहुत शुक्रिया। मैं नहीं सर, 20 मिनट, नो सर, बिल्कुल अलाउ नहीं सर, पहला राउंड है। मैं रविकांत जी को मौका देता हूं, उनकी ऑडियो कट गई थी। थैंक यू अभय जी, कृपया जुड़े रहिएगा। बोलिए सर। देखिए ब्रजेश जी, जो मैंने शुरू में कहा था कि आज पंडित नेहरू जी की पुण्यतिथि है जी, वो कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे। आज के हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री ढूंढे नहीं मिल रही है, हालांकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में वो पढ़ाई का दावा करते हैं। दरअसल मुद्दा ये है कि अभी हमारे दोनों वक्ता, चाहे वो बीजेपी के हों या एबीवीपी के हों, वो ये तो कह रहे हैं कि हम साहब विरोध कर रहे हैं, लेकिन
उस पर सरकार की कोई जिम्मेदारी है नहीं है। एनटीए के ये चौथी बार पेपर लीक हुआ है नीट का। इस बार 17 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या की है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन कर रही है, तेलंगाना की यूथ वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि राजनाथ सिंह ने बहुत पहले कह दिया था कि ये एनडीए की सरकार है, यहाँ कोई इस्तीफा नहीं होता है। यहाँ ना जिम्मेदारी है, ना यहाँ शर्म है, और न ही यहाँ किसी को कोई पनिशमेंट मिलता है। ये मोदी जी की सरकार है। दूसरा, एनटीए जो बनाया था, अब मैं बता दूं कि इनका क्या एक्शन रहता है। एनटीए जिस 2024 में जब पेपर लीक हुआ था, एनटीए के चेयरमैन जिम्मेदार कौन थे? सुबोध कुमार सिंह। वो आजकल कहाँ है? जरा ब्रजेश जरा पूछ लीजिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं इस समय। ये है इनकी असलियत। और मैं ये मानता हूं, एनटीए का डीजी भी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, अभिषेक सिंह। कुछ भी नहीं हुआ। तो पुलिस ने, सीबीआई ने पूछताछ तक नहीं की। आप केवल आउटसोर्सिंग पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, केवल उस पर नहीं डाल सकते। मेरा ये मानना है कि ये सरकार है पूंजीपतियों की, और इस सरकार को नौजवान चाहिए अनपढ़, और उन नौजवानों से इन्हें 200 रुपये में, 400 रुपये में झंडा ढुलवाना है, इन्हें नारे लगवाने हैं। और अंबानी और अडानी के लिए इनको सस्ते लेबर चाहिए। सीबीएसई वाले में क्या कंप्लेंट आप लोगों को मिली? लेकिन सीबीएसई वाले क्या प्रॉब्लम आई? जो आपने कहा कि न तो यहाँ पेपर चेक हो रहा है ठीक से। एक बच्चे ने लिख दिया, वेदांत शायद नाम का कोई लड़का था, तो उस पर बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी है। ये सीरियसनेस है। और इसीलिए मैंने आपका शुक्रिया अदा किया ब्रजेश जी कि आप इस देश के बहुत समृद्ध, बहुत विश्वसनीय पत्रकार इसीलिए हैं कि आप जेन्युइन मुद्दों पर बहस करते हैं, और कभी इस तरह का नहीं कि नहीं साहब अभी हमें कुछ और चाहिए। बहुत शुक्रिया, कृपया हमारे साथ मौजूद रहिए। मैं अनुराग वर्मा जी को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हैं, देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। अनुराग जी, अब तो ये न्यू नॉर्मल हो गया है। अब तो हम लोग सुबह सो के उठते हैं तो ये खबर मतलब सामान्य डिस्कशन का पार्ट हो गया कि ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया। अचरज की बात यह है कि सीबीएसई तक के पेपर नहीं बचे। अब बताइए कि उन लाखों बच्चों पे क्या गुजरी होगी कि उन्होंने साल भर मेहनत की और उनकी आंसर सीट तक पूरी चेक नहीं हुई, और एक दो हो तो चलो समझ में आया, लाखों छात्र हैं ऐसा उनके साथ अन्याय। ब्रजेश जी, मेरे विचार में जो आज़ादी के बाद से अगर हमने सबसे ज़्यादा अगर अन्याय कहें या मजाक किसी सेक्टर के साथ किया है तो दो जगह किया है। एक शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो अगर एक व्यक्ति, एक मिडिल क्लास आदमी अगर एक बार अपने जीवन में बीमार पड़ जाए तो उसकी सारी जीवन की जमा पूंजी वो अस्पताल को दे दिया जाएगा, उसके बाद वो कुछ करने लायक नहीं बचेगा। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो अगर हम गरीबों की, मैं तो गरीबों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं मध्यवर्गीय आदमी की बात कर रहा हूं। मध्यवर्गीय आदमी, मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चे को आज की तारीख में अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। चलिए मान लीजिए उसने अपना घर द्वार, सारी एफडियां बेच के, अपनी सारी जमा पूंजी बेच के वो किसी तरह से ठीक ठाक पढ़ा लेगा, और जब आप उसको सीबीएसई के एग्जाम दिला रहे हैं, जब आप उसको इंजीनियरिंग का एग्जाम दिला रहे हैं, आप उसको नीट का एग्जाम दिला रहे हैं, तो पता ये चल रहा है कि जो शिक्षा में माफिया बैठा हुआ है, और ये माफिया कोई एक दिन में नहीं बैठा है, ये सिस्टमेटिक तौर पे दशकों से वो सिस्टम में बैठाए गए हैं। वो आज इतने मजबूत हो गए हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार कौन सी है, पावर में कौन है, कौन नहीं है, वो इतने शक्तिशाली हो चुके हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो चीज जो सरकार के हाथ में होनी चाहिए थी वो प्राइवेट हाथों में दे दी गई है। प्राइवेट हाथों में जाने के बाद वो तो लाभ के लिए काम कर रहे हैं ना, तो जब लाभ के लिए काम होगा तो ऐसी चीजें होंगी। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या चीज है कि इसमें देखिए, मैं सबकी बातें सुन रहा था, ये एक पार्टी पॉलिटिक्स के बियॉन्ड चीज है ब्रजेश जी। इसमें सभी को सामने आना पड़ेगा, सभी को साथ मिलके, क्योंकि ये समस्या किसी एक पार्टी की खड़ी की हुई नहीं है। लेकिन अभी जो है इसको सुलझाना जरूर उस पार्टी को पड़ेगा जो सत्ता में है, इसको किसी ना किसी तरह से क्योंकि अभी देखिए, अभी आने वाले समय में बहुत सालों तक कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो इसमें भी जो करना पड़ेगा वो जो अभी सत्ता में है उसी को करना पड़ेगा। ये जो शिक्षा का माफियाकरण हुआ है वो सबसे बड़ी
वो है जिम्मेदार इस समस्या के लिए। आप क्या भविष्य इस देश का तैयार करने जा रहे हैं जब जो बच्चा 10वीं का इम्तहान दे रहा है, 12वीं का इम्तहान दे रहा है, उसको ये नहीं पता कि मेरी कॉपी जांची भी जाएगी या नहीं जांची जाएगी। ऐसी चीज़ें जब मैं आज से 30 साल 35 साल पहले जब मैं एग्ज़ाम देता था 10वीं 12वीं का, तब ये सब बातें हमने कभी सोची भी नहीं थी, क्योंकि तब शिक्षा का इस तरह से प्राइवेटाइजेशन या माफियाकरण नहीं हुआ था। तो कहीं इक्का दुक्का होती हो, ना पता चलती हो, ये सब बात होती होगी, लेकिन इस तरह से कभी जिस तरह से एक तरह से ये इंस्टीट्यूशनलाइज जो हो गया है शिक्षा में, इस तरह की लापरवाहियां और बच्चों को भविष्य को खराब करने का जो लापरवाही कहें या उसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो कहें, वो कभी नहीं था। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। हम इस समय बहुत क्या सर आप भी इस बात से सहमत हैं जिस तरह से कि अब जवाबदेही का दौर खत्म हो गया है? अगर जवाबदेही डे 1 से तय की गई होती कि ये गलती होगी, हम इस पे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जवाबदेही के अभाव में ये शिक्षा माफिया ने पूरे शिक्षा विभाग पर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि सब एग्जाम तो वही लोग कराते हैं। एनटीए हो या शिक्षा विभाग, ये तो मुखौटा हैं, सारा तंत्र तो प्राइवेट है। बिल्कुल नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, ये चीज़ तो बात सही है। ये जो प्राइवेट हाथों में ये निर्णय किसका था, ये किसने इसको शुरुआत करी, लेकिन हाँ, ये सिस्टमेटिक तौर पे बड़े धीरे धीरे जिस तरह से भाई आज मैं 20 साल से सुनता आ रहा हूँ कि वो फलाने कोचिंग सेंटर का स्ट्राइक रेट इतना होता है, फलाने कोचिंग सेंटर का स्ट्राइक रेट उतना होता है। कहाँ से स्ट्राइक रेट आता था? कहीं ना कहीं तो उसमें कुछ फाउल प्ले था ना, तभी तो इतना स्ट्राइक रेट आता था। तो जो इस समय आज की सिचुएशन ये है कि भाई आज इसका जिम्मेदार आज की तारीख में कौन है, तुरंत उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक एक बार गाज नहीं गिरेगी किसी जगह, तब तक लोग सुधरेंगे नहीं। मैं सहमत हूं आपसे। बहुत शुक्रिया अनुराग जी, हम कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं समय तक इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, परीक्षाओं तक तो बात चलो थी कि भाई चलो परीक्षा में भ्रष्टाचार करके ये लोग गड़बड़ी करते हैं। अब तो 12वीं तक के नहीं बचे, बल्कि मैं तो यूपी बोर्ड की अपनी सराहना करूंगा कि 50 लाख बच्चों का एग्जाम कराते हैं, एक भी गड़बड़ी सामने नहीं आती और इज्जत के साथ समय से परिणाम देते हैं। पर इनसे तो 12 लाख की परीक्षा नहीं संभली, बच्चों के आंसर सीट तक नहीं जांची इन लोगों ने। देखिए, सरकारी तंत्र में आप इसको कह सकते हैं कि काफ़ी ढीलापन है और उदासीनता है और सेंधमारी चल रही है। केंद्र सरकार के स्तर पर जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनमें लीकेज की ज़्यादा समस्या आ रही है और दिल्ली में बैठे हुए बड़े बड़े परीक्षा माफिया इस गेम में शामिल हैं। भारत एक विशाल देश है, बहुत सारे राज्य हैं, पेपर कैसे पहुँचे, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट हो, दिल्ली में बैठकर लोग चैटिंग करके व्यवस्था पार कर देते हैं। कोचिंग माफियाओं का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। हम लोग जब पढ़ते थे इलाहाबाद में तो एक किताब आती थी प्रतियोगिता दर्पण, वही एक चीज़ थी जिसमें फोटो छप जाती थी, जो टॉप करते थे वो करते थे, बड़ा नाम होता था। अब हर कोचिंग वाले 10-15 लड़के लड़कियों का फोटो लगाए कि ये फला में टॉप किए, ये फला में टॉप किए, हमारे यहाँ से पढ़ाइए। इस तरह से जो व्यवसायीकरण हुआ है और लाखों लाखों की फीस है, उसने इस पेपर लीक के चार्म को बढ़ा दिया है। लोगों को इजी मनी चाहिए, बिना मेहनत के वो जेल जाने से नहीं डर रहे हैं। परीक्षाओं की शुचिता को लूटकर प्रतिभाशाली और मेधावी बच्चों का हक मारकर इस देश में तमाम सारे कोचिंग संस्थान से लेके तमाम बिचौलिए करोड़ों अरबों कमा रहे हैं। आज नीट की बात आती है, एसएससी की बात आती है, सीबीएसई की बात आती है, कई सारी बातें आती हैं। अब प्रयागराज में पेपर का जो एग्जामिनेशन सेंटर था वहाँ बहुत तोड़ फोड़ हो गई, क्योंकि वहाँ आवश्यकता से ज़्यादा अलॉटमेंट हो गया छात्रों का और वो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए। इस भीषण गर्मी में नाराजगी के चलते उन्होंने तोड़फोड़ की। तो अब कॉलेज में तो प्राइवेट स्कूल वाले वसूली कर ही रहे हैं, अब कोचिंग में भी लूटो और उसके बाद
एग्जाम के फॉर्म भरने में लुटो, उसके बाद एग्जाम दे के आओ, दूर दराज माता पिता भाई बहन कोई ना कोई साथ जाए, और फिर पता लगा परीक्षा रद्द हो गई। ठन ठन गोपाल, साल बर्बाद हो गया, कैरियर बर्बाद हो गया। जो तैयारी थी, मेहनत थी, रात दिन की पढ़ाई थी, कहाँ क्या करे छात्र, उनको कुछ सूझता नहीं है। असहाय स्थिति सी बन गई है। परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता आज चिंता का विषय बनी हुई है। एक नहीं, लाखों, नीट में 22 लाख, सीबीएसई में भी करीब 18 लाख। अब आप डिजिटल मूल्यांकन की बात करते हैं और पता लगा कि छात्रों के नंबर कम हो गए, फेल हो गए, गायब हो गए। फिर कहा कि आप दोबारा आवेदन कर दो, वेबसाइट बैठ गई आपकी, 5 दिन से चल नहीं रही है। बड़ी सारी स्थितियां हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बार बार क्या सीखा, अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाएगी, फिर इंतजार करो, फिर जो है तैयारी करो, फिर पैसे की बर्बादी करो। छात्रों का भविष्य अच्छा नहीं है। कर्जा लेकर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो कोचिंग करते हैं, जो जिनके माँ बाप कहीं से इधर उधर से इंतजाम करके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए तो बहुत कठिन स्थिति है। अब क्या है ना कि नेताजी के बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं और यहाँ परीक्षा के लाले पड़े हुए हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी उठाई कि भारत देश में पिछले 10-12 सालों में एक नया चलन शुरू हुआ है कि बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, नेता हैं, विधायक हैं, MP MLA हैं, उन्होंने अपने बच्चों को लंदन, अमेरिका और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में वीरेन जी, दाखिला क्योंकि उनको दिलाना पता है शुरू कि वो कर क्या दिया। कांड किए हैं और उनके बच्चे के साथ ना हो जाए, इसलिए बाहर भेज रहे हैं। अब ये तो देखिए बात सही भी है, अधिकारियों के साथ भी यही स्थिति है। उनके बच्चे भी अधिकतर लंदन में बच्चे हैं। बाहर पढ़ते हैं। हाँ, लंदन। ब्रजेश जी, एक बात बड़ी सामान्य सी आती है अपने यहाँ कि अगर रेलगाड़ी लड़ जाए, लोग मर जाए तो रेल मंत्री इस्तीफा दें, जहाज गिर जाए तो जहाज मंत्री इस्तीफा दें, लेकिन पेपर लीक हो जाए, आउट हो जाए, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाए, वहाँ कोई इस्तीफा नहीं होता है। तो क्या खाली जान जिनकी जाएगी उन्हीं के विभाग के कीमत ज़्यादा है, उन्हीं के मंत्री की इस्तीफा देना चाहिए, या लाखों लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद कर देने वालों को इस्तीफा देना चाहिए? अरे ये तो देश के साथ धोखा है, गद्दारी है, बेईमानी क्योंकि है, नुकसान भ्रष्टाचार तो है। देखिए युवाओं का बहुत हो रहा है, देश के भविष्य का हो रहा है, और असंतोष तो है। हर आदमी इस बात को मानता है जिनके घरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके नहीं है उनको बात अलग है, लेकिन ये मुद्दे सामाजिक हैं, इनसे भागना नहीं चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए और सरकारों को चाहिए कि जी। वो इन पर तगड़ी कार्रवाई करें। जी, फिलहाल कुछ बच्चों का दर्द साझा करूंगा इन पंक्तियों में, आप सुनिएगा कि इस साल की भी तैयारी धरी रह गई, कि घर की जिम्मेदारी बनी रह गई और बापू की उधारी चढ़ी रह गई और डिग्रियां सजावटी बनी रह गई। इस साल की भी तैयारी धरी रह गई और गांधी के जीवन पर प्रश्नों के उत्तर आए, पर नोटों के गांधी ने अपने जवाब लिख डाले। अभ्यर्थी की आंखें तब थकी रह गईं और इस साल की भी तैयारी धरी रह गई। वाह वीरेन जी, बड़ी इमोशनल बात आपने कही, बहुत भावुक बात कह दी। बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं। दिए गए नियत समय पर सबको अपना पक्ष रखना है। मैं रत्नाकर सिंह को आमंत्रित करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता है। रत्नाकर जी, इस साल भी बच्चों की तैयारी धरी रह गई। आप चुनाव दर चुनाव तो जीतते जा रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हारते जा रहे हैं। ब्रजेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से संजीदा है, मैंने आपको बताया, और इस तरह का जो भी कृत्य कर रहे हैं लोग, उनको निश्चित रूप से पकड़ करके और जो लूप होल हैं उसको बंद करने का काम किया जाए। मैं एक चीज बहुत ही अनुराग जी की बातों से बहुत ही सहमत हूं कि ये जो समस्या है वो समस्या सिर्फ एक पार्टी की नहीं है। अगर एक पार्टी की होती तो आप जो कह रहे हैं सीबीएसई के पेपर जो लीक हुआ है, वो मैं बता दूं कि 2006 में भी अकाउंटेंसी का 12वीं का परीक्षा जो है लीक हुआ था।
सीबीएसई की बात करें, 2014 में भी सीबीएसई का 10वीं का मैथ्स का पेपर लीक हुआ था। ये किसी एक पार्टी की समस्या नहीं है, ये सिस्टम में बैठे लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं चूक करते हैं, उसका खामियाजा पूरा जो है छात्र समुदाय भुगतता है, अभिभावक भुगतता है निश्चित रूप से। अब देखिए दूसरी बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही, उन्होंने कहा कि ये सुलझाने की जिम्मेदारी भी सत्ता पक्ष की है। और देखिए सत्ता पक्ष में रहते हुए हमने अभी आपने धर्मेंद्र प्रधान जी की बात सुनी, जब नीट का पेपर आउट हुआ था उसके बाद उनका जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा कि नीट की परीक्षाएं आगे से ऑनलाइन होगी, न बनाने का झंझट, न छापने का झंझट, न आयोजन करने का झंझट, ऑनलाइन होगी सीबीटी के। अरे आप कैसी बातें करते हैं, मैं अभी आपको उदाहरण दे देता हूं। एसएससी जीडी की परीक्षा थी, 500 कंप्यूटर थे, 2000 छात्र बुलाए, अभी परसों पेपर लीक हुआ है। पूरा सिस्टम हैक कर लिया था, आपको सारे सर्वर बंद करने पड़े थे। कंप्यूटर इतने कहाँ से लाओगे एग्जाम कराने के लिए, जब 500 के एग्जाम हो नहीं पा रहे हैं और आप कह रहे हो आप पूरा नीट कंप्यूटर बेस्ड कराओगे। ये तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो निश्चित रूप से प्लान करके डेवलप करना होगा। हाँ करना होगा। ये लोकतांत्रिक सुनिए, 500 तो आप करा, इस देश में हम ईवीएम के माध्यम से चुनाव करा सकते हैं, इतना बड़ा 100 ईवीएम के माध्यम से चुनाव करा सकते हैं, तो छात्रों के भविष्य के लिए हम उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर सकते हैं। ये हमारी सरकार है, रोक रहा है। यही तो आपसे अनुराग जी ने कहा, 12 साल से सत्ता में आप बैठे हो और जवाब पूछ रहे हो, कह रहे हो रविकांत जवाब दें या फखरुल हसन जवाब देंगे। नहीं, फखरुल हसन जो कह रहे थे कि हमारी सरकार का उद्देश्य जो है सड़क पे नमाजियों को आपको तो सूट करता है। भाई साहब सुनिए फखरुल भाई, अगर हमारी सरकार का उद्देश्य यही रहता ना तो ये 2 बार योगी जी की सरकार नहीं बनती, दूसरी बार चुन करके, और तीसरी बार भी योगी जी की सरकार बनेगी, क्योंकि हमने जनता के हित के लिए किए हैं। और निश्चित रूप से ये जो पेपर लीक हुआ है बिल्कुल सरकार संजीदा है, और इस तरह की जो भी धन्यवाद सर। अभी राधाकृष्णन रिपोर्ट में जो भी अगर सिफारिशें लागू नहीं हुई है उसको भी लागू। बहुत धन्यवाद आपका फखरुल हसन जी। बताइए सरकार के प्रति क्या जिम्मेदारी, कह रहे विपक्ष ठीक करे। देखिए उन्होंने बता तो इस्तीफा दे दो यार, आप बात खत्म हो। नहीं तो वो बता तो दिया। हाँ, हमारे इस्तीफे से अगर स्थिति सुलझती तो मैं इस्तीफा दे देता। और आप तुच्छ राजनीति कर रहे हो। हम तो गलती करते तो हम मानते कि गलती की। तुच्छ राजनीति तो हमने तब भी की थी ब्रिजेश भाई, जब एबीवीपी के लोग बाराबंकी में एक कॉलेज में लखनऊ के बगल में ही है मारे गए थे और लाठीचार्ज हुआ, तो ये मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे, तो मैं ही देखने गया था इन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को, जो एक मानता ना होने के बाद भी सरकार में कोर्स चल रहा था। नहीं, आप सुन लीजिए। अरे नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने इनको गरियाया था, ये सब घेरे थे घर ओम प्रकाश राजभर। बाद में गए थे। नहीं तो ओम प्रकाश राजभर घेर लेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने गाली दी थी तो धर्मेंद्र प्रधान का घेर के दिखाए। अगर इनमें दम है एबीवीपी वाले में, तो धर्मेंद्र प्रधान का घर घेर के दिखाए। ये सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। सुनिए विधानसभा अभय जी मैं आऊंगा, आप इनकी सुन लो बात, मैं आऊंगा, आपको मैं समय दूंगा। अभय जी, अभी जो सिस्टम की बात हो रही थी ब्रजेश भाई, सिस्टम की बाराबंकी में भी एक कॉलेज को ये क्यों घेर ले मंत्री का घर भाई, इनके पार्टी से जुड़े हुए कैसे घेर लेंगे। हाँ तो सवाल तो यही ना, राजभर दूसरी पार्टी के थे। राजभर का तो घेर लेंगे क्योंकि राजभर तो इनके बगल इनके सहयोगी हैं, वहां तो घेर लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ तो एक शब्द नहीं बोलेंगे, वहां कैसे घेर लेंगे। वहां घेर लेंगे तो पद पे जिस पे हैं, जहां मंत्री लिखे हैं वो भी नहीं रह जाएगा इनका। सवाल ये कि इनकी भी नीयत में खोट है। अगर ये एबीवीपी के लोग भी जब बाराबंकी में पीटे गए थे, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के मारा था, इनका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ था। इसी तरह से आज ब्रजेश भाई, जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होगा, मैं बार बार कहता हूं, मैं छात्र संघ से निकल के आया हूं, जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होगा, ये सरकारें किसी जब तक आप इस्तीफा नहीं दोगे तब तक कोई परीक्षा ठीक से नहीं होगी। ये सब आप लोग की वजह से है। हम सबको लगता है कि हमारे इस्तीफे हम ही लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, विपक्ष को कुछ नहीं बोलना चाहिए। जो धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं वही सही है, धन्यवाद। जो भाजपा कह रही है वही सही है। हाँ अभय जी, अब आप बोलिए, आपकी बारी, बोलिए जी। तो क्यों नहीं घेरोगे भाई प्रधान जी का घर। मैं पहले एक विषय रखूंगा कि ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, अनियमितताएं हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, इसकी जांच करके जो भी दोषी जो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये एबीवीपी का स्टैंड है, ये सभी विद्यार्थियों का स्टैंड है। दूसरा कि फखरुल जी ने अभी जैसी बातें वो बोल रहे थे कि एबीवीपी पिटाई, ये किया वो किया, तो संघर्ष में लाठी वही खाता है जो संघर्ष करता है। आज ये बताएं कि इनकी भी पार्टी के छात्र संगठन है, इनकी पार्टी का छात्र संगठन क्यों नहीं नीट के मामले पे अरे आज ही प्रदर्शन किया है, परसों ही गिरफ्तार हुए। अभी रुक जाओ, अरे गलत बोल रहे हैं। नहीं किया प्रदर्शन, सब जानते। इनकी पार्टी के छात्र संगठन का कैंपस में ये काम रहता है कि लोगों की जाति पूछ के उनको मारने का।
मारपीट करने का। इनके अभी बीएचयू में इनके इकाई अध्यक्ष ने एक व्यक्ति की जाति पूछ के उसको मारा, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। इनका कैरेक्टर ये है। और जहां तक बात एबीवीपी की है, आज भी आप भले एबीवीपी को किसी पार्टी से जोड़ रहे हैं, किसी सरकार से जोड़ रहे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों से लेकर राज्य विश्वविद्यालयों तक शिक्षा सुधारों के लिए, विद्यार्थियों के हितों के लिए जो सबसे ज्यादा आंदोलन कर रहा है। अरे अगर नहीं ब्रिजेश भाई 10 सेकंड, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। आप क्या संघर्ष कर रहे हैं? आप क्या संघर्ष कर रहे हैं? राशन चुनाव नहीं हो रहा है, आपकी सरकार है सर। धन्यवाद, थैंक यू सर। 10 साल से सरकार है। ओके रविकांत जी, सर धन्यवाद, थैंक यू सर। ओके रविकांत जी, आप मुझे बताओ कि कोई समाधान निकलेगा या ब्लेम गेम चलेगा? जवाबदेही किसकी बनती है? नहीं, जवाबदेही निश्चित रूप से सरकार की है, सरकार के मंत्री की है, बिल्कुल है। उस सिस्टम में बैठे हुए लोगों की है। मैं पूछना अच्छा, ये चाहता फंस हूं, जाते हैं तो सबसे सहयोग मांगने लगते हैं, कहते हैं भाई राजनीति न करो, राजनीति न करो। देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत सुनियोजित हो रहा है। इस देश के नौजवानों को, जो मोदी जी कह के आए थे ना कि हम नौजवानों का सबसे बड़ा देश है, नौजवानों के हाथ में आपने क्या दिया? एजुकेशन दिया क्या? रोजगार दिया क्या? सरकारी नौकरियां आपने खत्म कर दी पहले ही, और उसके बाद जो प्राइवेट नौकरियां भी हो सकती हैं वो भी आप खत्म कर रहे हो। इनका मकसद केवल ये है कि अंबानी और अडानी का सस्ता मजदूर बनाना है, और लाठी और डंडा और झंडा इनका ढोएं वो 400 रुपए में, वो केवल रैलियों में आए वो 400 रुपए में। इनका मकसद ये है। भाई प्राइवेटाइजेशन का लोग क्यों विरोध करते हैं? इन्हीं कारणों से विरोध कर रहे थे कि सिस्टम में अगर सरकार के प्राइवेट लोग घुस गए तो अपना मुनाफा देखेंगे ना, जो वो प्राइवेट धंधे में करते हैं। सरकार, जो संविधान में लिखा है ना, सरकार जन कल्याणकारी और परोपकारी कार्य के लिए बनाई जाती है, और प्राइवेट कंपनी मुनाफे के लिए बनती है। एक सेकंड और मुझे दे दें। अभी अनुराग वर्मा जी कह रहे थे पहले, एक तो बहुत अंतर्विरोध था उनकी बात में। वो पहले कहते कि नहीं वो पहले से हो रहा है, और खुद ही कह रहे हैं कि जब हमने हाई स्कूल और इंटर किया तब हमने सुना भी नहीं था ये। तो पहले की सरकारों में ये नहीं होता था, ये बात सही होता था, ऐसा नहीं है, पर हाँ इतना ज्यादा नहीं होता था। इतना ज्यादा नहीं होता था, और कभी कुछ हुआ भी तो कार्रवाई भी हुई। पीएमडी का पेपर लीक हुआ था। अरे हम तो कह तो रहे भाई होता था, लेकिन कार्रवाई होती थी। आज जरा मुझे बता दीजिए, खैर हम बुलडोजर न्याय के पक्षधर नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सीबीआई कहां जा रही है? अब बुलडोजर नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? जिन लोगों ने किया है उनके घरों पर बुलडोजर गिरा दीजिए, देखिए क्या होता है कि नहीं होता है। देखो कि क्वालिटी जो पकड़े जा रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं। मामूली टीचर, कोई क्लर्क, कोई कोचिंग चलाने वाला, छोटी मोटी, जो सिंडिकेट का मेन सरगना है, सीबीआई उस तक पहुंची? नहीं पहुंची, कभी नहीं पहुंचेगी। सीबीआई उनके अंडर में आप काम मुझे कर रही है, बताइए क्यों कोई पहुंचेगी? बड़ा आदमी पकड़ा गया क्या इसमें? या ये छोटे छोटे प्रोफेसरों के दम है कि ये पेपर लीक कर देंगे? इनकी औकात है? ये बात हजम ही नहीं होती है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत बड़ा कॉकस है, और मैं तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये चिंटू पिंटू को गिरफ्तार करके जेल भेज देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आज थोड़ी बात चुभने वाली है, पर सही बात है। अगर इन पर कार्रवाई होती तो ये जो सीबीएसई में फर्जीवाड़ा हुआ है प्रोफेसर साहब, नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल मैं सहमत हूं। हाँ, गलतियां होती हैं, हम ये नहीं कह रहे गलतियां नहीं होती, लेकिन आप बताइए कि नीट का पेपर 4 बार लीक हो चुका है, और जो जिम्मेदार था उसको आपने कहां पहुंचा दिया? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव बना दिया। ये आपने पनिशमेंट दिया है उसको। बहुत शुक्रिया। अनुराग जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, तो बताइए कि समाधान क्या निकाला जाए, जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाए, और अभी की जो इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या है सीबीएसई के बच्चों की, क्योंकि 1, 2, 10, 20, 50, 100 होते तो चलो सिस्टम समझते, जब 25% से ज़्यादा बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में क्या 12वीं की ये परीक्षा रद्द करके नए सिरे से कराना चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, मैं परीक्षा रद्द करने के फेवर में, मैं कोई इस विषय का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक मैं मानवीय आधारों पे एक बच्चों का पिता होने के नाते अगर मैं ये कहूँ कि परीक्षा रद्द करने की मैं वकालत शायद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसका जो है मनोवैज्ञानिक असर बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तरीका इसका निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस अभी के से ज़्यादा देखिए, ये जो चीज़ निकल के आई है, इसका मतलब ये है कि ये पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। आगे ना हो उसको चेक कैसे करना है, उसके लिए क्या तरीका निकालना है, राजनीति छोड़ के। देखिए,
अभी बात हो रही थी, हमारे मित्र प्रोफेसर साहब बोलने लगे कि अनुराग जी ने बोला जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने कभी सुना नहीं था। मैंने कहा बहुत कम होता था, इतना ज़्यादा, इतना लार्ज स्केल पे नहीं सुनने में आता था, छुटपुट होता था, और हो सकता है वो सुनने में ना आता हो। दूसरी बात होती है बात इस्तीफे की। मुझे याद नहीं ब्रजेश जी किसी कोई बहुत बड़ा किसी विभाग में गुफअप हुआ हो और इस्तीफा किसी ने दिया हो, मैंने बहुत सालों से नहीं सुना है। वो जमाने राजनीति के जो थे वो जा चुके हैं, उन लोगों के साथ जा चुके हैं। आज कहीं कोई इस्तीफा नहीं देने जा रहा है, तो हमें ऐसी मांग करके भी कोई लाभ नहीं है, इस्तीफा मांग के भी कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत सही। मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जिस तरह से आपने प्राइवेट हाथों में इसे दे दिया है। ऑनलाइन आप करवाएंगे, ऑनलाइन कराएंगे आप, 2 मिनट में लोग हैक कर ले जाएंगे, 2 मिनट में उसको क्रैक कर देंगे। अभी एसएससी वाले में यही हुआ, जानते क्या हुआ, इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड सर परीक्षा रखी। एक तो इनके पास 500 कंप्यूटर और 200 परीक्षार्थी बुला लिए, सबको एक एक सिस्टम देना है, उसमें बवाल हुआ। उसमें भी पता चला कि किसी ने रिमोट एक्सेस लेके पूरे सिस्टम ही हैक कर रखे हैं। इनको टर्मिनल डर के मारे जल्दी जल्दी बंद किए। तो अब बताइए कंप्यूटर बेस्ड ये नीट कहाँ से करा लेंगे? तो नहीं, देखिए प्रॉब्लम वही है ना, जो जिस समस्या के समाधान के लिए आपको पूरा आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है, उसमें आप बैंडेड लगा के इलाज नहीं कर सकते हैं। ये बैंडेड वाला इलाज नहीं है, इसमें ऑपरेशन सर्जरी की जरूरत है। प्लीज ये बैंडेड अपनी रख लीजिए, आप इसमें सर्जरी की आवश्यकता है, उसे करिए, जिससे हमारा जो देश का भविष्य है वो जो है सुरक्षित रहे। उसको उसका जो प्रयास है, जो उसकी पढ़ाई है, उसका नतीजा निकले, और हमारा जो ये युवा ही तो हमारा भविष्य है, वो बांग्लादेश और नेपाल की राह पे ना चला जाए। अगर इस तरह से होगा तो वो बहुत डिमोटिवेट हो जाएगा। तो हमें इसमें पार्टी पॉलिटिक्स और हम जी ये कर लेंगे और वो जो है बैंडेड वाला जो है इलाज कर देंगे, वो इलाज करने की जरूरत नहीं है। इस समय इसमें सर्जरी की आवश्यकता है और वो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप सब ने सर मैं ये कह रहा था कि नहीं, राजनीति होती काहे के लिए, मुझे ये बता दीजिए आप। राजनीति नहीं होगी, सरकार नहीं बदलेगी, अब आप क्या करेंगे आप ये बताइए मुझे। क्या आप इसको सुधारेंगे कि सरकार सुधारेगी? अजीब किस्म की आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। सर बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप सब ने एक बेहद महत्वपूर्ण जन सरोकार के विषय पर, छात्र हित के विषय की चर्चा में शामिल हुए। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, जो बताएंगे कि लखनऊ में दिन दहाड़े सरेराह एक रियल एस्टेट व्यापारी की छाती पर 3 गोलियां मारी गई और उसकी हत्या कर दी गई। उसके सीसीटीवी के लाइव वीडियो मर्डर के फुटेज मीडिया में वायरल हैं। आप ये वीडियो देखकर हैरान हो जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद।